नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। क्या भारत में एक नई पीढ़ी जिसे जेनजी कहते हैं, जेनजी यानी 1996-97 के बाद जन्मे लोग, उन्हें जेनजी कहा जाता है। क्या उन्हें किसी साजिश के तहत भड़काया जा रहा है? क्या उन्हें बरगलाया जा रहा है? देश में एक बड़ी साजिश को रचा जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे आज। देश के पड़ोसी राज्यों में अस्थिरता का माहौल, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब के बाद क्या भारत तक जेनजी के आंदोलन की आंच पहुंच रही है? क्या भारत के जेनजी को भड़काया जा रहा है? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लेह उत्तराखंड के बाद इंदौर से भी एक बहुत चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां रैगिंग की आड़ में जेनजी प्रोटेस्ट प्लान की तैयारी की जा रही थी। जूनियर्स से फेक सोशल अकाउंट बनवाए जा रहे थे। एंटी रैगिंग कमेटी की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। डिजिटल प्रोपेगेंडा, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स और नेपाल जैसी राजनीतिक रणनीति अपनाने की कोशिश मध्य प्रदेश के इंदौर में की जा रही थी। तो 3 तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए। नेपाल, जिसे कभी भूला नहीं जा सकता, यहां पर जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है उसने इतिहास में अपना नाम काले अक्षरों में दर्ज करवा लिया है। 24 घंटे के अंदर यहां जेनजी सड़कों पर क्या उतर आए, नेपाल में तख्ता पलट हो गया। ऐसी हिंसक घटनाएं हुई कि सरकार को ही बेदखल कर दिया गया। लेकिन बात अब भारत की जाती है। यहां भारत में किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ दिखाई देगा। लेह में अचानक से सड़कों पर युवा आ जाते हैं, जेनजी सड़कों पर आ जाते हैं और लेह में हिंसा भड़क जाती है। और उसके बाद उत्तराखंड की तस्वीरें यहां देखिए। पेपर लीक हुआ और उसके बाद तमाम जो जेनजी है वो सड़कों पर उतर आए। ये बहुत खतरनाक है अगर ये आग भारत तक फैल रही है। लेकिन भारत की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, जिसे शांति का टापू कहा जाता है, और यहां के इंदौर शहर में भी जेनजी प्रोटेस्ट की बात कही जा रही थी। एक साजिश जिसे भड़काने की कोशिश हो रही थी एक कैंपस के जरिए। पीयूष पारे, हमारे विशेष सहयोगी की रिपोर्ट सबसे पहले आप देखिए। बिल्कुल, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की बात की जाए तो एक ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है और देश भर में इस यूनिवर्सिटी की अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग साख है। लेकिन रैगिंग को लेकर कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी के अलग अलग कैंपस है, वे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और आज अगर बात करें तो यहाँ पर डीएवीवी का आईईटी यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके साथ में आप देखें इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसका कहीं के कैंपस है। यहाँ के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यहीं पर पिछले दिनों अगर बात की जाए तो जो सीनियर छात्र थे 3rd ईयर और 4th ईयर के, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट भी यहाँ पर जूनियर छात्रों से बनवाए थे और कई छात्रों ने जब इनकार किया तो उन्हें धमकी दी जा रही थी। और ये बहुत ही चर्चित मामला इसलिए भी क्योंकि जेन जी की तर्ज पर ही कहीं न कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर प्रोटेस्ट करने की तैयारी डीएवी में की जा रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक एक स्टूडेंट को यहाँ पर 2-2 अकाउंट सोशल मीडिया पर, ट्विटर, एक्स हैंडल, इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी बनाने का टारगेट दिया गया था। इसे लेकर सीनियर छात्रों ने एक रेस्टोरेंट में मीटिंग भी बुलाई थी और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था जिसको नाम दिया गया था सीनियर इंस्ट्रक्शन ग्रुप। उस ग्रुप में जूनियर छात्रों के साथ में सीनियर छात्र भी शामिल थे। एंटी रैगिंग कमेटी में जब इस बात का खुलासा हुआ है तो इसमें 4 स्टूडेंट तो सीधे तौर पर जो है वो सीधे तौर पर जिनकी भूमिका बहुत बड़ी मानी जा रही है उन्हें चिन्हित कर लिया गया। इसके अलावा 8 से 10 जो सीनियर छात्र हैं वे भी कहीं न कहीं इस पूरे मामले में एंटी रैगिंग कमेटी के दौरान जो रिपोर्ट सामने आई है उनकी भूमिका भी पाई गई है। तो देखिए, इंदौर से आई इस खबर ने सभी को चिंता में डाल दिया है। बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं और वो सवाल ये है कि जेनजी के बहाने क्या भारत में अस्थिरता की कोशिश की जा रही है? क्या इसमें कोई विदेशी कनेक्शन हो सकता है? सवाल ये भी, जेनजी राजनीतिक हथियार कहीं बनते तो नहीं जा रहे हैं? विदेशी मॉडल पर जेनजी को आक्रामक तो नहीं बनाया जा रहा? यूनिवर्सिटी नए एजेंडा की कहीं प्रयोगशाला तो नहीं बनती जा रही? सोशल मीडिया क्या माइंड कंट्रोल का हथियार बन चुका है? और दूसरे देशों के हालातों से भारत की तुलना आखिर क्यों की जा रही है? भारत में भी हालांकि आंदोलन का
प्रोटेस्ट का, इस तरह के स्टूडेंट मूवमेंट का इतिहास हमेशा ही रहा है, लेकिन उनके परिणाम कभी बहुत अच्छे भी हुए हैं, सकारात्मक हुए हैं, और कभी कभी बहुत नकारात्मक, जिसने भारत में हिंसा भी फैलाई है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित तावरे जी। इसके साथ ही शिवम शुक्ला जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, और अजय चौरड़िया जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ये शिक्षाविद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। और बेहद गंभीर मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं सर। उम्मीद करती हूँ कि इसका सकारात्मक परिणाम निकलना चाहिए। अजय चौरड़िया जी, शुरुआत आपसे ही चर्चा की। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जो हुआ, जो खबर निकल कर आई है, वो बहुत चिंता में डालने वाली है, बहुत खतरनाक भी इसे कहा जा सकता है। क्या विदेशी सोच को भारत के कैंपस में लागू करने की कोशिश हो रही है, और क्या इंदौर से ये शुरुआत होने वाली है? जया जी, मैं सबसे पहले तो प्रेस का धन्यवाद करना चाहूँगा कि शांत शहर की एक देवी माँ अहिल्या के नाम पर बने विश्वविद्यालय में जो ये केस हुआ है, जिसको वहाँ के प्रशासन ने छुपाने की हर संभव प्रयास किया है, जिसका दोषी मैं केवल वहाँ के प्रशासक को मानता हूँ, और प्रेस ने इस मामले को सबसे पहले उजागर कर इंदौर को आग का टापू बनने से बचाया है और वहाँ की शांति बरकरार रखी है। जहाँ तक मैं रोज पेपर में पढ़ रहा हूँ और इस विश्वविद्यालय के मामले में जितना जानता हूँ, यहाँ की रैगिंग कमेटी के मामले में आज तक जब भी छात्रों के साथ कोई रैगिंग हुई है, तब उस मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। छात्र सारे राजनीतिक संरक्षण में रहते हैं, और विश्वविद्यालय के कुलगुरु, रजिस्ट्रार और जो बाकी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, या हॉस्टल में तो आए दिन गतिविधियां होती रहती है, कभी ड्रग्स के मामले आते हैं, ये सारे मामले आते हैं, इनको दबाया जाता है। और अभी भी जो छात्र सीनियर पकड़ में आए हैं, वो विश्वविद्यालय में गलत तरीके से रह रहे हैं, उनका कोई वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है, अवैधानिक रूप से वो वहाँ रह रहे हैं, पर चूंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए कुलपति उनके आका को नाराज नहीं कर पाते हैं। और जहाँ तक सवाल है, ये विश्वविद्यालय का फेल्योर है, कुलपति का फेल्योर है, डायरेक्टर का फेल्योर है कि इतनी बड़ी घटना आपके विश्वविद्यालय में हो गई, इतना लंबा समय हो गया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, किसी को पता भी नहीं है। इस विश्वविद्यालय में आजकल भ्रष्टाचार का ही बोलबाला ऐसा लगता है। ठीक है, शिक्षा, सुरक्षा और प्लेसमेंट से नहीं, यहाँ लेकिन सर कैंपस की भी तो भूमिका होनी जरूरी है ना। प्रबंधन, वो स्टूडेंट जिन्हें एक पॉजिटिव माहौल में तैयार किया जाना चाहिए, वो स्टूडेंट जो भारत के भविष्य हैं, और वहां पर अगर उनके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी आ जाए कि वो सड़कों पर उतरकर हिंसा करने लगे, तो फिर ये बहुत खतरनाक हो जाता है। अमित तावरे जी, भारत में इतिहास रहा है। मैं आती हूँ सर आपके पास, आती हूँ सर आपके पास, यही तो ठीक है, मैं लौटती हूँ सर आपके पास। अमित तावरे जी, भारत में स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हमेशा ही इतिहास रहा है, और कांग्रेस इसे बहुत अच्छे से समझती भी है, क्योंकि जेपी आंदोलन इमरजेंसी के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह माना गया कि जमीन इमरजेंसी की वहीं से तैयार हो गई थी। लेकिन मुझे जरा समझाइए कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद राहुल गांधी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके जेनजी शब्द का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी क्यों ना आरोप लगाए कांग्रेस पर कि माहौल खराब हो रहा है? देखिए, मुझे इस मामले में यह कहना है कि जो बातें सामने आई हैं, आपने देखा होगा 2014 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब किसान कोई आंदोलन करते हैं तो उनको खालिस्तान से जोड़ दिया जाता है। जब हमारे युवा जो छात्र हैं वो कोई आंदोलन करते हैं तो उनको विदेशी। अमित जी मैं लौटती हूँ आपके पास सर, मैं आती हूँ आपके पास। शिवम जी, आपका रुख करना चाहूंगी पहले, फिर हम बाकी मेहमानों के पास लौटेंगे। शिवम जी, मुझे जरा समझाइए कि अगर भारत में अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिन्हें जेनजी से जोड़कर देखा जा रहा है, लेह में जो हिंसा भड़की, और उसके बाद हम उत्तराखंड में भी देख रहे हैं, कुछ तो ऐसी परिस्थितियां विपरीत हो रही है ना कि ये जेनजी सड़कों पर उतर रहे हैं।
देखिए जया जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हम सब ने एक साइकोलॉजी पढ़ने के दौरान एक बटरफ्लाई इफेक्ट को पढ़ा था। राहुल गांधी जी आज उसी मानसिकता की ओर देश को ग्रसित कर रहे हैं। उनके जो बयान थे, चाहे वह उन्होंने आज से साल 2 साल पहले जब अमेरिका में जाकर के इंडियन स्टेट के अगेंस्ट वॉर लड़ने की बात कही हो, अथवा वर्तमान में जिस प्रकार से वो जेनजी की भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास कर रहे थे, तो यह कहीं ना कहीं उसका परिणाम है कि आज इस प्रकार से छात्रों को गलत दिशा की ओर कहीं ना कहीं ध्यान भी देना पड़ रहा है। जबकि वर्तमान में हमारी सरकार के नेतृत्व में छात्र स्किलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, छात्र स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और लीडरशिप में भी उनको पर्याप्त मात्रा में नेपोटिज्म को साइड करते हुए प्रतिनिधित्व देने का। नहीं, तो मैं आपको स्पष्टता के साथ बता रहा हूं कि देखिए, इस प्रकार की शक्तियां लगातार हमारे देश में ऑपरेट करती हैं और उन्हीं का ये षड्यंत्र है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, उनसे आप देखिएगा जब इस प्रकरण की भी आगे जांच होगी तो आपको कांग्रेस के ही छात्र संगठन से जुड़े हुए लोग इस पूरे षड्यंत्र के पीछे नजर आएंगे, और ऐसे तत्वों के ऊपर कार्रवाई करने का काम, उनको पूरी तरीके से नियंत्रण में रखने का काम ये हमारी सरकार करती है। भारत में कभी भी इस प्रकार के सशस्त्र विद्रोह की संभावना नहीं बनी। हमने यहां तक कि अपना आजादी का लड़ाई भी बापू के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से लड़ा, जबकि हमारी एक एलियन एलिमेंट के साथ लड़ाई थी। अब जबकि हमारे देश की संविधान है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक मर्यादा है, इन सब के बावजूद भी आखिर इस प्रकार की स्थिति के लिए राहुल गांधी क्यों बनाना चाहते हैं देश में, यह अपने आप में दिखाता है कि जब सत्ता को वह लोकतांत्रिक ढंग से नहीं हथिया पा रहे हैं। लेकिन ये स्टूडेंट क्यों सड़कों पर उतर रहे हैं? उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया, स्टूडेंट सड़कों पर आ गए। लेह में रोजगार जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर, इसलिए जेनजी जो है सड़कों पर आ गए। तो फिर कैसे कांग्रेस पर आरोप लगाए जा सकते हैं? जया जी, दो चीजें हैं। सबसे प्राथमिक बात है, सड़कों पे आना कोई इस प्रकार का इंडिकेशन नहीं है कि कोई सरकार के खिलाफ विद्रोह की भावना के साथ आए अपनी मांगों को लेकर के। लोकतंत्र में बहुत बार सरकार चलाने के क्रम में हमसे कई सारी भूल होगी, गलतियां होंगी, और जनता के पास सदैव ये अधिकार है कि लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात को वह रखें, विवेकपूर्ण ढंग से रखें, और किसी भी प्रकार के उपद्रव या फिर इस प्रकार की जो एक डिस्ट्रक्शन वाली मानसिकता है उससे ग्रसित हुए बने अपनी बात को मजबूती के साथ रखा जा सके। वहीं दूसरा एक विषय है कि देश के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए विवश कर देना, सरकार के खिलाफ एक प्रकार से अभियान चला करके लोकतांत्रिक संस्थाओं को धता बता करके इस प्रकार के षड्यंत्रों में सम्मिलित हो जाना। तो देखिए, विरोध और इसका एक जो दूसरा पहलू है, हमको कौन है इसके पीछे? क्योंकि ये तो आरोप लगते रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण है। कौन है इसके पीछे? देखिए, स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस और उसके जितने भी समवैचारिक संगठन है। अभी हमने देखा कि बिहार में एक युवा पकड़ा गया, कांग्रेस का, यही भोपाल की माखनलाल यूनिवर्सिटी का जो अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष हुआ करता था, उसके पाकिस्तान से संबंध निकले, वो अवैध तरीके से लोगों को ठगने का काम करता था। तो कांग्रेस का जो एक पूरा उनका आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम है, मैं जवाब ले लेती हूँ। अमित तावरे जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, लेह में जो हुआ उसके बाद वांगचुक को वहां से गिरफ्तार किया गया और ये आरोप लगे कि पाकिस्तान से उनका कनेक्शन है। अभी भी इस मामले में जांच चल रही है। बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही कि इस तरह के अगर देश में दंगे होते हैं तो उसमें कांग्रेस का ही हाथ होता है, और आरोप और ज्यादा गंभीर तब हो गए जब राहुल गांधी जेनजी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या संवेदनशीलता भारत के प्रति, देश के प्रति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, आपने लेह की बहुत अच्छी बात करी। लेह में जो है वो सोनम जी के नेतृत्व में पिछले कई सालों से शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, लेकिन सरकार ने उस ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। और जो पाकिस्तानी कनेक्शन बताया जा रहा है, वहां के आप कल्पना करिए कि वहां के डीजीपी राजनीतिक बयान दे रहे हैं कि भाई कोई व्यक्ति वहां से पकड़ा गया और उसके फोन से जो है वो किसी और का कनेक्शन पकड़ाया गया, और इस तरीके से सोनम जी का जो है पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। जबकि आप कई महीनों पहले यदि देखेंगे तो यही सोनम जी को भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पूर्व राष्ट्रपति तरह तरह के सम्मान देते आए। तो आपकी विचारधारा के जब भी कोई खिलाफ होता है तो आप उसका कनेक्शन कहीं पाकिस्तान से जोड़ देते हो, कहीं चाइना से जोड़ देते हो। क्या हमने देखा नहीं, कई महीनों तक हमारे किसान भाइयों ने जो आंदोलन किया, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी को 2 किलोमीटर आगे जाके उनसे मिलने तक का समय नहीं मिला। और आपकी जो पूरी मीडिया टीम है उसने उनका कह दिया कि ये किसानों का जो है वो खालिस्तानी कनेक्शन है। आज सोनम जी का आपने कह दिया लेह में जो हुआ है उसमें कांग्रेस के पार्षद पर आरोप लग रहे हैं। अमित जी, लेह हिंसा भड़काने में कांग्रेस के पार्षद पर आरोप लग रहे हैं। मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश से पंच से लेकर प्रधानमंत्री 56 इंच की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आखिर वो क्यों इतनी मजबूर है? यदि किसी का कनेक्शन कोई सामने आ रहा है तो गिरफ्तारी करना चाहिए। अभी भी इंदौर की मात्र बात चल रही है, ठीक है, जांच करिए। यदि कोई जांच में वास्तविकता आती है तो आप उसको गिरफ्तार करिए। ये सिर्फ इसलिए कि यदि कोई आपके खिलाफ आपकी
विचारधारा के खिलाफ है, यदि हमारे युवा नहीं, नौकरी विचारधारा मांग के रहे हैं, खिलाफ यदि होना किसान सही अपनी है मांगों के अमित जी, पक्ष में ये चल बिल्कुल रहे सही हैं। बात आपने कही है अमित जी। विचारधारा के खिलाफ होना गलत नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट करना हक है। देश में अगर हम बात करें तो जिस तरह का लोकतंत्र है, सबको हक है अपनी बात रखने का, लेकिन सड़कों पर उतरकर हिंसा करने का हक तो किसी को भी नहीं है। जो नेपाल में हुआ, जो म्यांमार में हुआ, वो हक भारत में तो नहीं दिया जा सकता है ना। मुझे अपने देश के युवाओं पर पूरा भरोसा है। हमारा देश जो है वहाँ का लोकतंत्र पूर्णतः मजबूत है। यहाँ पे कभी भी हिंसा जैसी कोई घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन सरकार को ये याद रखना चाहिए कि वो जो वादे कर आई थी, आज एक भी वादा उसने पूरा नहीं किया है, चाहे किसानों की बात हो, ठीक चाहे है, युवाओं की बात हो, आपने जो महिलाओं सवाल की उठाए बात हो। जवाब ले लेते हैं शिवम जी। देखिए जया जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां पे संवैधानिक संस्थाओं के आधार पर लोकतंत्र आगे बढ़ता है, वहां पर चुनाव सबसे बड़ा माध्यम होता है। अगर आप किसी सरकार से असंतुष्ट हो रहे हैं तो आप तत्काल प्रभाव के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करके उस सरकार को सत्ता से हटाएंगे और नई व्यवस्था को आप वहां पर ला करके स्थापित करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी आज उस तरीके से तो देश के जनमत हासिल नहीं कर पा रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को आज इस प्रकार के अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स की ओर ध्यान भटकाना पड़ रहा है। और इनको यह बात भी समझनी होगी कि अगर इस प्रकार की यह षड्यंत्रों में शामिल रहेंगे तो आज हो सकता है हमारी सरकार है, कल को कांग्रेस को भी अवसर मिले, लेकिन वो बात है ना अंग्रेजी की कि इफ यू डांस विद द डेविल यू डू नॉट गेट टू चूज द ट्यून। आपको भी इसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। आज भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था इतने वर्षों से संयमित ढंग से चल रही है, उसका कारण है कि सभी राजनीतिक संगठनों ने इस बात पर विश्वास रखा कि इस देश में राजनीतिक बदलाव का एकमात्र माध्यम लोकतांत्रिक व्यवस्था है। नहीं तो ऐसे हमारे देश में और वो कभी नहीं हो पाएगा शिवम जी, बिल्कुल नहीं हो वो पाएगा, कभी नहीं हो क्योंकि इस पाएगा। देश की चाहे जो आपकी भावना है, सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इतिहास में भी हमने देखा कई प्रोटेस्ट हुए, और देखिए, लेकिन लोकतंत्र अडिग रहा है। जया जी आप आज बताइए, हमारी सरकार को यह नॉन डेमोक्रेटिक बोल रहे हैं। ठीक है। इनकी सरकार के दौरान जब छात्र सड़कों पर आकर के प्रदर्शन कर रहे थे, देश को आपातकाल की आग में झुलसने के लिए डाल दिया गया। चलिए, आज ठीक है। हमारी सरकार कोई ऐसा एक्सट्रीम एक्शन तो नहीं ले रही है। हमारी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए जो भी आवश्यक और आमूलचूल कदम उठाने की आवश्यकता और थी, वो जरूरी उसको है। हम लेकर ठीक के है। आगे बढ़े और लगातार उस ठीक है। दिशा में। और हमारे देश का युवा भी है, वो राष्ट्रवादी सोच का है। आज जेन जी जो है वो राष्ट्रवादी सोच के साथ है, और यही कारण है ठीक कि है। कांग्रेस के तमाम मंसूबों के बावजूद ये चीजें सफल नहीं हो पा रही हैं। 37 करोड़ जेनजी हैं अजय चौरड़िया जी भारत में, और उसके बाद फिर चाइना का नंबर आता है, उसके बाद फिर बाकी देश आते हैं। माध्यम क्या हो रहा है? अब आजकल हम देखें, लेह हो गया या बाकी देश के किसी भी स्टेट में अगर छोटा सा भी आंदोलन भड़कता है तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर बैन लगाया जाता है, क्योंकि मालूम है कि वो एक ऐसा माध्यम है कि अगर एक मैसेज भी गलत चला गया तो सब सड़कों पर उतर आएंगे। जया जी, इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद मैं तो इस पर हूँ कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्र शिक्षा के लिए आता है। आज की स्थिति में न तो आप उसको शिक्षा दे रहे हैं, न सुरक्षा दे रहे हैं, न प्लेसमेंट है। इस बार भी आप देखिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन की अकर्मण्य के कारण विश्वविद्यालय में एडमिशन कम हुए हैं, प्लेसमेंट कम हुआ है। और ये जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है। ये देश के भविष्य का सवाल है। इसमें ना किसी पार्टी को लेना चाहिए, ना किसी को, सारे राजनीतिक दलों को मिलकर इन युवाओं को संभालना चाहिए। बिल्कुल और सही ये है जो मामला हुआ, इसके लिए मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालय के प्रशासन, विश्वविद्यालय के जिस डिपार्टमेंट में वहाँ के व्यक्ति को और हॉस्टल के इंचार्ज को, तीनों को एक लंबी छुट्टी पर भेजकर सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करे और दोषियों को सजा दे। खुलासा हुआ है तो छात्रों जांच तो होगी, जांच तो होगी अजय जी, लेकिन कैंपस का माहौल कैसे पॉजिटिव होना चाहिए सर? ये आप क्योंकि इस सेक्टर से जुड़े हैं तो आपसे भी समझना बहुत जरूरी है। मैं पिछले 25 सालों से विश्वविद्यालय से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ। रोज मामले दबाए जाते हैं, राजनीतिक संरक्षण छात्र प्राप्त छात्रों का कुछ नहीं होता है, आखिरी में समझौता करवाया जाता है। मामला ये केवल जेनजी का नहीं है, ड्रग्स के मामले हैं, नशाखोरी के मामले हैं, दूसरे मामले जितने हो रहे हैं, इन सब में पर छात्रों को आज जो स्थिति निर्मित हुई है, ये जब जांच करेंगे तो जो मुझे जानकारी है, कहीं ना कहीं वर्तमान सत्ता से जुड़े छात्र। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मैडम, ये खुलासा होने की संभावना, ये खुलासा होने की संभावना इसलिए नहीं है कि राजनीतिक संरक्षण छात्र ने किया है और इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ भी करने में पंगु रहेगा, केवल ठीक है अजय चौरड़िया जी, आपने जो सवाल उठाया है, आती हूँ मैं आपके पास। शिवम जी, ये हमेशा ही गंभीर मुद्दा हो जाता है, क्योंकि हम भारत की बात करें या भारत के बाहर जितने भी कंट्रीज हैं, साउथ एशिया में जो पिछले दिनों कई हालात ऐसे बनते दिखाई दिए, भारत के आसपास के देशों में राजनीतिक संरक्षण एक सबसे बड़ी वजह इन हिंसा के पीछे माना गया।
और भारत में भी यही आरोप हमेशा लगते रहे हैं। देखिए जया जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि उन देशों में जो हमारे पड़ोस के हैं वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतंत्र पर जो लोगों का विश्वास है इतना दृढ़ नहीं रहा था। वहाँ पर अगर आप एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण देखें, जो आर्थिक स्थिति भी उन राष्ट्रों की रही थी वो लगातार बद से बदतर होती हुई चली गई, और हमारी सरकार ने वो व्यवस्थाएं जो कभी इस रूप का धारण कर सकती थी, लेकिन शिवम जी ये जरूरी है ना, क्योंकि चाहे आप हो चाहे अमित तावरे जी हो, जरूरी तो यह है ना कि भारत के युवाओं को कम से कम एक साथ किया जा सके, देखिए उन तक ऐसी बातें पॉजिटिव पहुंचाई जा सके कि वो सड़कों पर ना उतरे। देश में ही हिंसा भड़काएंगे क्या? देखिए जया जी, भारत का युवा इनके षड्यंत्रों को भली बात समझता है। एक तबका जरूर हो सकता है जो कांग्रेस की बातों और बहकावों में आ जाए। आप बृहत्तर तौर पर देखिए कि एक छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके आज समग्र रूप से देश पूरी शांति व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के संकल्पों में देश के युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका है। उनको भविष्य के रूप में नहीं देखते। आज जो जंजी पीढ़ी है वो देश के वर्तमान को गढ़ने का काम कर रही है। लेह में बीजेपी कार्यालय पर हमला हुआ था। देखिए जया जी, हमारे लिए बहुत पीड़ा का विषय है कि आज देश में किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार का कृत्य लोगों को करना पड़ा, और जो लोग भी उस षड्यंत्र के पीछे थे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। यह दिखाता है कि सरकार का पूर्ण नियंत्रण इस प्रकार के तत्वों के ऊपर है, ऐसी सोच के ऊपर है, और देश में कभी भी राहुल गांधी के उस मंसूबे और एजेंडे को साकार नहीं होने दिया जाएगा जिसके माध्यम से वह देश के युवाओं को उपद्रव के लिए विवश करे। कम से कम ऐसे विषयों पर बीजेपी कांग्रेस ना होना। देश सबका है, देश सबका है। आप भी यहीं रह रहे हैं, हम भी यहीं रह रहे हैं, अमित जी भी यहीं रह रहे हैं। जया जी हमने जया जी मैं छोटा सा एडिशन कर दूं। देखिए लगभग 50 वर्षों तक इस देश में हमने प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया, हमें सत्ता नहीं मिली, लेकिन हमने कभी भी देश के युवाओं को या देश की बृहत्तर जनता को इस रूप में आकर्षित नहीं किया कि आप कोई सशस्त्र विद्रोह का माध्यम लेकर सत्तारूढ़ दल को पुनर्स्थापित करे। तो यह कांग्रेस पार्टी करने का काम करे, तो कांग्रेस को जरूर जनता को जवाब देना चाहिए। अमित जी देखिए जया जी, वो एक कहावत है ना, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है कि मैं जिंदगी भर जो है वो शीशे को साफ करता रहा, धूल मेरे चेहरे पर थी। ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझने को तैयार ही नहीं है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी थे, तो इसी युवा ने खुलकर सड़क पर भी, सोशल मीडिया में भी हर तरीके से मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को अपने सर माथे पर बिठाया था। लेकिन जब अब 10 साल हो गए, 10 साल से ज्यादा से इनकी सरकार, अरे अमित जी, अरे तो 24 में चुनाव हुए, जीत जाते। एक सेकंड शिवम जी, अमित जी रोजगार नहीं मिला। सवाल मैं पूछ चुकी हूँ शिवम जी से कि कुछ तो ऐसी परिस्थितियां होंगी ना जिसके कारण युवा सड़कों पर उतर रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि राहुल गांधी को जेनजी शब्द का इस्तेमाल करने का अधिकार मिल जाए, जिसका नेपाल में हम परिणाम देख चुके हैं। क्यों आखिर उन्होंने किया फिर ऐसा? मुझे आप बोलने दोगे तो मैं आपको सर जल्दी बोलिए सर, समय की कमी है थोड़ी सी मेरे पास। जिस तरीके से आपने शिवम जी को मौका दिया, मुझे आधा भी मौका देंगे तो मैं जवाब दे पाऊँ। देखिए मेरा कहना यह है कि आप जब अपने यहाँ के लोगों के जो वादे करके आते हैं, आज हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, लगभग 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। अरे तो आपकी भी कहीं सरकार है, जनमत से ही जीत करके आए हो ना, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से सत्ता प्राप्त कर लो, उन्हीं जनजी का विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था से प्राप्त कर लो। ऐसे सड़कों पर संघर्ष करने के लिए, उपद्रव की स्थिति निर्मित करने के लिए, देश की जो संपत्ति है उसको क्षतिकारित करने के लिए क्यों युवाओं को भड़काने का इसकी जिम्मेदारी सभी की है, इसी की जिम्मेदारी सभी की है शिवम जी, अमित जी, सबकी जिम्मेदारी है। अजय जी की भी है, आपकी भी है, मेरी भी है, शिवम जी की भी है। मध्य प्रदेश में रहकर नौकरी करे, अपने बूढ़े माँ बाप चलिए ठीक है सर, मध्य प्रदेश में रहकर करे, ये व्यवस्था क्यों नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार? ठीक है, सवाल उनसे भी पूछे गए हैं। बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो जेनजी जनरेशन जिसका आक्रोशित अवतार नेपाल में दिखाई दिया, किसी ने इसे क्रांति का नाम दे दिया, किसी ने इसे सिरफिरी बातों का नाम दे दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में, भारत में अगर ये हो रहा है तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि क्या भारत में कोई जेनजी साजिश रचने की कोशिश हो रही है, और अगर ऐसा है तो आखिर वो कौन है। इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।